नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, हम लोग साहित्य पर जो एक श्रृंखला चला रहे हैं उस पर ये दूसरी चर्चा या दूसरा विमर्श है। जब से राजनीति प्रधान हो गया भारतीय समाज कह लीजिए, भारतीय लोक कह लीजिए, हालांकि लोक का मुख्य अर्थ तो उसमें प्राणी परिवेश सब कुछ आता है, लेकिन लोक का एक अर्थ जन या भारतीय जन कह लीजिए। भारतीय जन स्वेच्छा से या विवशता से राज्य अभिमुख हो गए, राज्य प्रधान हो गए। पिछले 80 वर्षों में भारत की एकमात्र अधिकृत संस्था इंडियन स्टेट है। ऐसा हिंदू समाज के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि ये तो क्रिश्चियन सोसाइटीज में जब चर्च एक पैशाचिक और राक्षसी, भयंकर, अमानवीय, क्रूर संस्था बन गया, तब चर्च के अत्याचारों से पिसते, कराहते, तड़पते, छटपटाते लोगों ने उससे निकलने की सोची तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता था। तो पुराने राजाओं, जागीरदारों ने सोचा कि ये चर्च से असंतुष्ट जो प्रजा है उसको कुछ एक नया विचार दो। तो उनमें से जो बहुत बौद्धिक थे, बुद्धि से समर्थ थे, रूसो, वाल्टेयर आदि, जो सब चर्च के विरोधी थे, क्रिश्चियन चर्च के विरोधी थे सारे लोग, रूसो भी, वाल्टेयर भी, सभी, बिस्मार्क भी। तो इन लोगों ने, हालांकि यूरोप में चर्च का भयंकर आतंक था, तो इन्होंने खुलकर किसी ने चर्च का विरोध नहीं किया, लेकिन पहले थ्योरी या टू स्वॉर्ड्स दी कि 2 तलवारों का सिद्धांत, यानी एक तलवार चर्च की रहे, यानी बड़ी सीमा तक अधिकार ईसाइयों के जीवन में चर्च का रहे, लेकिन कम से कम राजनीतिक मामलों में, जिन्हें वो सेकुलर कहते हैं, सेकुलर का अर्थ होता है मुख्यतः भौतिक और राजनीतिक मामलों में किसका रहे, तो स्टेट का रहे। फिर और बात चलती रही नहीं, भाई चर्च तो केवल स्पिरिचुअल मैटर को देखे और स्टेट जो है वो बाकी चीजें देखे। सेकुलर मैटर को, सेकुलर का मतलब होता है जो पांथिक उपासना है वो तो है स्पिरिचुअल, और शेष बातें जो हैं जीवन की वो है सेकुलर। तो ये हुआ सेकुलर। उन्होंने उसको, क्योंकि वहां बहुत ही काल्पनिक बातें हैं जो आगे शब्दों पर जब बात करेंगे तब बताएंगे, मैटर और स्पिरिट, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता। तो मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये तो विभाजन हो गए, इनका भी कोई वास्तविक हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता। तो इस मटेरियल वर्ल्ड से संबंधित जो बातें हैं उनको सेकुलर कह दिया, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से संबंधित जो बातें हैं उनको रिलीजियस कह दिया है। तो ये जो चला टेम्पोरल और रिलीजियस भी चला, कई तरह के शब्द चले, तो उसमें से धीरे धीरे वहां कुछ कोई व्यवस्थित शास्त्र तो उनके पास अतीत में अगर रहा भी हो, क्योंकि अतीत में तो वहां सनातन धर्म का अवशेष था, तो भारतीय शास्त्र हो सकता है वहां लोग पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि बहुत से जो यूरोपीय लोग हैं वो मूलतः भारतीय ही हैं, जैसे ड्यूड हैं, जैसे जर्महूण हैं, तो ये सब तो मूलतः है भरतवंशी ही हैं। लेकिन इन लोगों ने वहां कोई नया, बड़े मुश्किल से रहे दलदलों जंगलों आदि के बीच में, कठिन पद्धति में, तो कोई शास्त्र याद नहीं रख पाए, तो धीरे धीरे वो सामान्य काम चलाऊ जीवन, बड़ा कठिन जीवन जीते रहे, शास्त्र विहीन हो गए। तो चर्च जो आया, चर्च वस्तुतः यूरोप में 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रभावी होना शुरू हुआ और 16वीं तक लगातार हुआ है। यूरोप के कई नेशन स्टेट्स में वो 16वीं 17वीं शताब्दी में चर्च या क्रिश्चियनिटी फैली है। जैसा हमने अपने अन्य विषय के व्याख्यानों में बताया है कि
यूरोप हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है नॉर्मन डेविस की, उसमें उन्होंने पूरा नक्शा दिया है। वो हमने उन वीडियोस में दिखाया है, जिसको इच्छा हो वो देख ले। तो उसमें पेज नंबर भी बताए हैं। अभी यहाँ वो पुस्तक नहीं है, नहीं तो दोबारा दिखा देते हैं। तो उसमें बताया है, तो उसमें अनेक देशों में 11वीं 12वीं फिर 14वीं 15वीं और बहुत से देशों में 16वीं 17वीं शताब्दी में ही चर्च पहुंचा है, क्रिश्चियनिटी पहुंची है, क्रिश्चियनडम पहुंचा है। और पहुंचते से ही उनका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि वहां जो पुराने लोग थे, इनको जो पैगन कहते थे, इन्होंने पैगन को बहुत मारा, यहूदियों को बहुत मारा। फिर उन्हीं लोगों ने कुछ रेनेसां की बात चलाई, यानी प्री क्रिश्चियन जीवन पद्धति और प्री क्रिश्चियन ज्ञान और प्री क्रिश्चियन उपासना पद्धति की बात चलाई। ऐसे सब चलता रहा। तो बड़ा कठिन जीवन था यूरोप का। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को आप लोग यूट्यूब में सुना तो सब जान लेंगे, उनकी पुस्तकें भी हैं और भी पुस्तकें आ रही हैं। हमारे भी बहुत से व्याख्यानों में और कुछ लेखों में उन सबके तथ्य दिए हैं। बहुत कठिन जीवन था। तो धीरे धीरे जब वो दुनिया में निकले, दुनिया के बड़े बड़े समाजों को देखा, फिर उसकी नकल मारी, तो उनको लगा कि अच्छा स्टेट बनाया जाए। तो स्टेट कैसे बनाया जाए? तो उन्होंने कहा नेशन स्टेट ठीक होगा। नेशन माने कौम या जाति। तो हर जो बड़ी जाति है उसका एक स्टेट हो जाए। तो एंग्लो सेक्शंस का स्टेट हो गया इंग्लैंड, इसी तरह स्कॉटिश लोगों का, स्कॉटिश नेशन का हो गया स्कॉटलैंड, हूणों का हो गया जर्मन और हंगरी, गाल लोगों का हो गया गाल यानी फ्रांस, इस तरह से स्वीडिश लोगों का हो गया स्वीडन। ये वहां के अलग अलग जातियां हैं, प्रमुख जाति, बलशाली जातियां, उन्होंने अपना स्टेट बनाया। तो उन्होंने नेशन स्टेट बनाया। कोई भी नेशन स्टेट 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले यूरोप में नहीं था। पहला नेशन स्टेट जो यूरोप में बना है वो बिस्मार्क ने 350 जर्मन छोटी छोटी जागीरों को, जो 25-50 गांव जो हमारे होते हैं उनके बराबर की जागीरें थी, भारत से बहुत छोटी जागीरें, तो उनको मिलाकर उसने एक नेशन स्टेट बनाया पहली बार। उसके बाद इंग्लैंड भी उसके बाद नेशन स्टेट बना है 1871 के बाद। जब यहाँ 1857 में हम लोग अंग्रेजों को भगा रहे थे, तब तक इंग्लैंड कोई नेशन स्टेट नहीं था, एक उनका स्टेट था और बाकी व्यापारिक समूह थे और बाकी वहाँ भूखमरी कंगाली बहुत अच्छी। भारत से धन जाने पे जब उनको खाने पीने को मिला तो उन्होंने भी स्टेट बनाने की सोची। तो बहुत लेट नेशन स्टेट बना है इंग्लैंड, और जर्मनी पहला नेशन स्टेट है, फिर अन्य नेशन स्टेट बने। तो ये जब नेशन स्टेट बना तब उन्होंने लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों में सोसाइटी की बात शुरू की। बाद में पॉलिटिकल साइंस में भी शुरू की कि सोसाइटी क्या है। तो सोसाइटी से उनका मतलब था कि वो उनकी जात बिरादरी के सभी लोग धीरे धीरे स्टेट के भीतर रहने वाली सारी प्रजा को भी एक सोसाइटी कहने लगे, क्योंकि वो सोसाइटी में एक जाति की प्रमुखता थी जिसे वो मेजॉरिटी कहते थे, तो उसके ही ढंग से स्टेट चलता था। माइनॉरिटी को भी थोड़ा बहुत बाद में अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ समायोजित किया जाने लगा। इस तरह से चला है। तो यहाँ चूंकि अंग्रेजों के बहुत ही मंद बुद्धि शिष्य, जिनकी उन्होंने महिमा बढ़ा दी थी, उनको ही उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया और बड़े बड़े प्रतिभाशाली और योग्य लोगों का कठोरता से, बर्बरता से, नृशंसता से दमन किया। इसलिए उन लोगों ने भारत में भी वही सब विचार, वही शब्द, वही पदावली चलने दी। और जो थोड़े होशियार लोग थे वो अंग्रेजी राज में ब्यूरोक्रेट हो गए थे, आईएएस बाद में होने लगे थे, आईएएस आईपीएस। तो उन लोगों को भी लगा कि अब इंग्लैंड का जो मॉडल है उसमें हम समाज के व्यापक हिस्से में बहुत प्रभाव फैला सकेंगे, क्योंकि जो भारत का परंपरागत समाज है उसमें तो जाति पंचायत है, कुल पंचायत है, गांव की पंचायत है, फिर संप्रदायों के अपने मठ आदि हैं, वहां भी पंचायतें होती हैं, परिषदें होती, और राज्य सबसे ऊपर है। पर वो अंत में इन्हीं सबके कुल है, श्रेणी है, व्यापारिक संघ है, निगम है, इनकी मान्यताओं परंपराओं के आधार पर ही निर्णय लेता है, जैसा कि हमारे सब धर्मशास्त्रों में कहा है, जिनमें सर्वोपरि है मानव धर्म शास्त्र। तो वो लोग उससे उनको चस्का लग गया। जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे सबको नया चस्का लगा कि ऐसे करो कि ये जो भारत का तरीका है इसमें राज्य के पास बहुत कम शक्ति होती, तो हम मनमानी गुंडागर्दी भले कर लें, लेकिन वैसे
विधिवत शक्ति हमारे पास बहुत कम रहेगी। जाति की पंचायतें होंगी, श्रेणियां होंगी, निगम होंगे, संघ होंगे, गांव पंचायतें होंगी, खाप पंचायतें होंगी, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो धन साधन की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन कंट्रोल टोटल जो हम चाहते हैं वही हो, ये नहीं होगा। और अंग्रेज चाहते थे कि हमारी विद्या ही ये लोग सीखें, क्योंकि ये जब कंट्रोल करेंगे तभी हमको जब चाहेंगे तब भारत का माल पदार्थ, मेवा, खनिज, अनाज कुछ भी हमारी शर्तों पर दे देंगे। अगर समाज के हाथ में रहा तो भारत तो अत्यंत प्राचीन समाज है। और समाज क्या करता था, समाज अगर आप उसे कह लें लोक जीवन, तो भारत के जन्म में जो व्यापारी हैं वो तो भाई ठीक है, आप व्यापार की शर्तों में आइए, सामान ले जाइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उस समय अत्याचार पूर्वक व्यापारियों से जबरन कुछ सामान निकाला, खींचा, लिया। तो वे कितना, भारत का जो वास्तविक व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी उसका थोड़ा सा ही ले पाई। ये तो बाद में कांग्रेसियों ने बड़ा हल्ला मचाया, भयंकर भयंकर है, क्रूरता है, बर्बरता है, पैशाचिकता है, लेकिन वास्तविक व्यापार जो भारत का था उसका एक छोटा अंश ही अंग्रेज, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, बुद्धि भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी, तंत्र भी नहीं। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोगों के हाथ में शक्ति आए जो संपूर्ण भारतीय समाज पर पूरा कंट्रोल रखें, तो जब चाहे तब हमसे जैसे चाहे वैसी संधि कर लें, शर्तें कर लें। तो इसलिए उन्होंने अपने ढंग का राज्य चलाने की समझ की इन लोगों से, जवाहरलाल गांधी जी आदि से, और वो उस तरह का राज्य आ गया। तो भारतीय जनजीवन, भारतीय समाज परंपरागत तो वो जनजीवन था, लोक जीवन, तो वो बाधित हो गया, उसकी कोई शक्ति नहीं रही। तो 1947 के बाद वास्तविक हिंदू समाज के पास कोई भी शक्ति नहीं रही, राज्यकर्ताओं ने सारी शक्ति छीन ली। स्टेट की कोई न कोई यूनिट जो केंद्र से लेके प्रांत और जिला और फिर तहसील और ब्लॉक प्रखंड तक फैली है, ऐसी कोई राजनीतिक सत्ता ही लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। भूमि के राजस्वादी के विषय में अंग्रेजों ने जो बनाया था टोटल कंट्रोल का, वो भी यथावत रखा पटवारी लोकपाल आदि के रूप में। तो वास्तविक समाज जीवन तो स्टेट के अधीन हो गया। लेकिन चूंकि इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सोसाइटी शब्द था, तो उसकी नकल में यहाँ समाज चला, जनजीवन या लोक जीवन के स्थान पर। तो साहित्य और समाज का क्या रिश्ता है, इस पर बातें होने लगी, निबंध लिखे जाने लगे, चर्चा होने लगी। हिंदी साहित्य का अपने समाज से क्या संबंध है, ये कहा जाने लगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया कि साहित्य समाज का दर्पण। और क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं एक स्वदेशी किस्म के व्यक्ति थे, उस समय तक अंग्रेजियत भारत में इतनी फैली नहीं थी, थोड़ा भले सूट बूट पहन लें, लेकिन साधना, मंत्र, पूजा पाठ, रहन सहन, विश्वास, सब कुछ भारतीय स्वदेशी था। तो लोगों ने माना कि ये कोई भारतीय कथन होगा। भारत में ऐसा कोई कथन नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण। दर्पण साहित्य को कहा गया है तो इस अर्थ में कि जो हमारे प्रतापी, चक्रवर्ती, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, सदाचारी शासक होते हैं, उनमें से जो बहुत श्रेष्ठ शासक होते हैं या जो अवतारी पुरुष होते हैं, वो इतने महान पराक्रम करते हैं, इतने उदार होते हैं, धर्म का ऐसा संरक्षण करते हैं, दानशीलता, उदारता, करुणा, दया, न्याय, दुष्टों को दंड देना, समूल नाश करना अपराधियों का, ताकि प्रजा निर्भय रहे, ऐसा जो सुंदर वातावरण बना देते हैं, तो लोकमानस में उसका यश पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। तो उस लोकमानस में यशस्वी राजाओं की जो छवि होती है, जो कीर्ति होती है, उसी के दर्पण में साहित्य लिखा जाता है, ऐसा एक बहुत बड़े आचार्य ने कहा। तो वो अलग है और समाज का दर्पण अलग है। तो भारतीय में क्या है कि जो कुछ अत्यंत श्रेष्ठ है, उदात्त है, शुभ है, शिव है, भव्य है, विराट है, धर्म में है, उसका प्रतिबिंबन साहित्य है। और समाज का दर्पण है, इसका मतलब समाज में अच्छा भी, बुरा भी, शुभ भी, अशुभ भी, शिव भी, अशुभ अशुभ भी, गंदा भी, घिनौना भी, घृणित भी, जुगुप्सित भी, सब कुछ जो है उसका चित्रण करो। तो साहित्य समाज का दर्पण है। ये अभारतीय और एक एनलाइटेंड क्रिश्चियन की
प्रबुद्ध यूरोपीय ईसाइयत में प्रचलित एक परिकल्पना है, क्योंकि वहां पुराने समय में साहित्य के विषय में कोई चिंतन नहीं किया गया। पुराने समय में राज्य का भी कोई चिंतन, चर्च के पास राज्य संबंधी कोई भी चिंतन नहीं है, केवल चर्च का चिंतन है। बाइबल में राज्य के विषय में कोई विचार नहीं। तो उन्होंने जो परंपरागत राजा थे, जो एक प्रकार से लुटेरे या दस्युई होते थे आसपास के, और उनमें से कुछ जो है वो भारत आदि देशों से जब उनके संबंध हुए तो उन्होंने कुछ यहाँ से जल्दी जल्दी में कुछ नियम बनाए, पुस्तकें लिखी। सब जो भी राजशास्त्र लिखा गया है वो भारत के अनुसरण में, बलपूर्वक मैं देके कहना चाहता हूँ, बल देकर कहना चाहता हूँ, बलपूर्वक कह रहा हूँ। तो साहित्य लेखन भी वहां बहुत बाद में आया। अंग्रेजी का लें तो अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद ही 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों को एक बड़ी संख्या मध्य वर्ग की तक पढ़ने लगी। निम्न वर्ग तो वहां अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार पढ़ना शुरू किया, उसके पहले पढ़ते ही नहीं। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में जब थोड़ा एक मध्य वर्ग तक पढ़ाई का चला, उसी समय प्रिंटिंग प्रेस भी आया। वो लोग दुनिया में फैलना चाह रहे थे, इसके लिए भी उन्हें बहुत से लोग चाहिए थे, प्रचारक, प्रोपेगेंडिस्ट। तो जब पढ़ाया तब उसी समय संवेदनशील और प्रतिभाशाली लोग साहित्य भी लिखने लगे। तो सारा यूरोपीय साहित्य 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद और मुख्यतः 19वीं और 20वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी का ही है। तो 20वीं शताब्दी में ये सब वहां प्रश्न उठा कि लिटरेचर और सोसाइटी का क्या रिश्ता है ना, क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी और लिटरेचर की, है ना। उसमें यह भी हुआ कि किसको संबोधित करे, एड्रेस करे लेखक, और लेखक किसका ध्यान रखकर लिखे, इस तरह के प्रश्न उठे। ठीक है, तो यहाँ भी भारत में ये बहुत चल गया कि साहित्य जो है उसका समाज से क्या रिश्ता है, साहित्य और समाज। तो आज का विषय वही ले लेते हैं। बाकी फिर आधारभूत जो बातें हैं, क्योंकि भारत में साहित्य तो लाखों वर्षों से है, और अगर ज्ञात इतिहास, लिखित इतिहास को भी मानो तो महाभारत के समय से है, यानी कम से कम 5200-300 वर्षों से है। पुराणों के समय से है, वेद स्वयं साहित्य है, सब में वाक आदि का भी, रस आदि का भी सब विवरण है पुराणों में, उपनिषदों में। सप्तरस शब्द है, वाक शब्द है। तो बहुत प्राचीन साहित्य संबंधी चिंतन यहाँ चला है, वाङ्मय है। तो कोई तुलना नहीं है। लेकिन शासक क्योंकि यूरोपीय ईसाइयत के, विशेषकर एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिटी के शिष्य हो गए, अनुगत हो गए, शिष्य भी नहीं कह सकते, उनसे प्रेरणा लेकर एक विचित्र जाति हो गई भारत में, जिसको मैंने यूरो इंडियन या यूरेंड पंथ कहा है। यूरेंड पंथ की ही शाखाएं सब दल हैं, कोई राष्ट्रवादी है, कोई समाजवादी है, कोई साम्यवादी है। ये सब यूरो इंडियन माइंडसेट के अलग अलग समूह हैं। तो इन्होंने साहित्य, ये इस बात पर एक सर्वानुमत है कि शासन सब कुछ नियोजित करेगा, शिक्षा कैसी हो शासन तय करेगा, लेखन कैसा हो मुख्यतः शासन करेगा। जब शासन चाहेगा कि थोड़ी स्वतंत्रता मिले, लोकतंत्र के नाम पे यूरोप में दी गई, तो हम भी थोड़ी स्वतंत्रता दे देंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत। लेकिन नियंत्रण किसका है, तो शासन का ही है, शिक्षा में, संस्कृति में, सब में। और इसको छिपाने के लिए समाज की बहुत बात की जाने लगी, और ऐसे ऐसे संगठन बन गए जिन्होंने कोशिश की कि शासन की कोई बात ही नहीं करो, शासन तो ठीक है लेकिन समाज ये करे, समाज वो करे, समाज को ठीक करो। तो ये क्या है, शासन जो एक तरह से अधर्म में शासन था, धर्म विमुख या धर्म से उदासीन शासन है, उसके अनीति और पापों को छिपाने के लिए समाज, समाज शब्द बहुत बोला जाने लगा। समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज, शासन की बात ही बंद हो गई। क्यों? जो शासक थे वो इतना गलत कर रहे थे कि अगर उनकी बात करेंगे तो मुश्किल जाएगी। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का शासन ऐसा नहीं है, अगर सचमुच आप ध्यान दे लेंगे तो उनसे आपको प्रश्न करना पड़ेगा कि आपको यह अधिकार किसने दिया, आपको वो अधिकार किसने दिया। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब जनता ही बताती है, तो जनता से तो वस्तुतः कोई प्रेरणा लेते नहीं, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। तो शासकों से ध्यान हटाने के लिए समाज की बात बहुत जोर से चली। इससे क्या हुआ कि जो साहित्य की हर क्षेत्र में महान चिंतन था, साहित्य, संगीत आदि में, सभी कलाओं में अद्भुत चिंतन था। सभी शिल्पों का हमारे यहाँ बहुत चिंतन है, विशाल है, और वो चल रहा था।
तो वो एकदम से कैसे खत्म करते, बहुत कुछ खत्म किया अंग्रेजों ने, पूरा तो नहीं हो पाया। और अब जब लोकतंत्र आ गया, स्वाधीनता आ गई, तो खत्म नहीं कर सकते, तो विशेष संरक्षण उनको दो। जो यूरोपीय ढंग की रचनाएं लिखें, यूरोपीय ढंग की चित्र बनाएं, यूरोपीय ढंग की कला कृति बनाएं, यूरोपीय ढंग के भाषा भूषा भवन भोजन प्रतिमा चित्र सब यूरोपीय ढंग के बनाए। उनको राज्यकर्ताओं ने विशेष संरक्षण देना शुरू किया, किसी भी पार्टी के हों, वही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में समाज की बात होने लगी कि शासकों के राष्ट्र निरपेक्ष, लोक निरपेक्ष, जन निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोक जन धर्म ये सब परस्पर संबद्ध है। किसी जन का क्या धर्म है, यही उसकी पहचान होती है। तो धर्म को उन्होंने, चूंकि वो कल्चर कहना शुरू किया, एंथ्रोपोलॉजी का टर्म है कल्चर, तो यहाँ भी उसको संस्कृति अनुवाद कर दिया। वेदों में है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, परमा संस्कृति का दूसरा अर्थ है, विराट अर्थ है, बहुत भव्य अर्थ है। लेकिन लोगों के बीच जो खान पान रहन सहन भाषा मान्यता नृत्य उत्सव कला आदि है, उसको संस्कृति शब्द भारतवर्ष में सनातन धर्म के पालक भारत में कभी नहीं कहा गया। संस्कृति नहीं, उसको धर्म ही कहते थे, ये धर्म है हमारा। इस तरह से मंदिर में जाना, कला उत्सव व्यवहार न्याय पूजा पढ़ना पढ़ाना सब धर्म है, क्योंकि धर्म का अर्थ है उस तरह की जिससे आप जीवित हैं, जितने प्रकार की विधियों से प्रवृत्तियों से क्रियाओं से, वो सब धर्म है, गुण है ना। गुण और कर्म दोनों का जो संयुक्त स्वरूप अलग अलग प्रकार का बनता है, वो सब धर्म के अंतर्गत आता है। और व्यापक मनुष्य मात्र के लिए जो धर्म है, वो तो मानव धर्मशास्त्र में मनु ने प्रतिपादित ही कर दिए हैं। क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षण। तो वो सार्वभौम नियम जो है, सार्वभौम यम और नियम धर्म है, उन धर्मों के अनुशासन में सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्रियाएं भी धर्म है। तो एक हुआ विराट मानव धर्म, और उसके अंतर्गत जानपद धर्म, कुल धर्म, श्रेणी धर्म, तो कवि का धर्म, गायक का धर्म, शिल्पी का धर्म, पुजारी का धर्म, अलग अलग श्रेणी के लोगों का धर्म, वैश्य का धर्म, राजा का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, धर्म शब्द कैसे व्यापक चल गया। संस्कृति तो था ही नहीं, संस्कृति जिस अर्थ में वेदों में है वो अलग है। उसका अर्थ तो विशेषकर एक दिव्य आध्यात्मिक चेतना से संपन्न रचना से है, जिन्हें अभी कल्चर के ट्रांसलेशन के रूप में संस्कृत कहते हैं। उसके लिए संस्कृत में भारतीय भाषाओं में धर्म ही शब्द है। तो धर्म बंद हो गया, संस्कृति कहने लगे, और संस्कृति पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में। जो पहले ये था कि अलग अलग महाजन संपन्न लोग, इलाके के लोग, श्रेणियां, समाज, संघ ये संरक्षण देते थे अपनी अपनी क्षेत्र की प्रतिभा को, परंपराओं को, हुनर को। उसकी बजाय अब राज्य विशेष संरक्षण देगा। कभी कभी दूसरा भी अगर धन है तो दे दे, लेकिन मुख्यतः राज्य ने ये काम संभाला और इसका बड़ा महिमा मंडन किया गया। इसका शुभ भी हो सकता है, चलो राज्य सचमुच करे, अगर वो संपूर्ण समाज की सभी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जिन्हें वो कहते हैं, सभी धर्म में नृत्य गीत उत्सव कला कौशल भाषा भूषा भवन भोजन की विधियों सबका संरक्षण करे, तो ठीक है, उसको संस्कृति कह दे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, संरक्षण करे, टैक्स लेता ही है तो। लेकिन उस पर कोई गहन चिंतन नहीं हुआ कि भारत की संस्कृति नीति क्या हो। ये अभी तक कोई सर्वसम्मत कोई भी चीज नहीं बनी, बनाई गई थी, लेकिन वो मनमानी है। उसमें भारत की संस्कृति का वास्तव में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो एक कल्चरल पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई, उसी को भारत की कल्चरल पॉलिसी कहा जाता है। वो पाप में है, अधर्म में है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, भारत विरोधी है। तो आज मुख्य विषय पर आ जाएं, क्योंकि फिर समय हो जाएगा और बाकी विषय बाद में करेंगे। तो साहित्य चिंतन की जो अत्यंत प्राचीन श्रेष्ठ परंपराएं भारत में रही हैं, उसमें तो गहराई आवश्यक थी, उसमें चिंतन करना आवश्यक था, उसमें आपको सोचना विचारना था, आपको किसी न किसी अनुशासन में गहरे से डूबना था। उसकी बजाय अब अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के सब चल गए, तो साहित्य और समाज। तो आज पहले उसका कर लें, फिर हम जो सनातन अपने आधार हैं उनकी बाद में एक एक कराएंगे। तो अभी जो साहित्य और समाज की बात चल रही है,
तो उसमें समाज शब्द सोसाइटी के अर्थ में अंग्रेजी की नकल में चल गया। पहले इसके लिए जन और लोक चलता था। पहले समाज शब्द था संस्कृत में और भारतीय भाषाओं में, तो वहां समाज का अर्थ होता था संगीत कला रसिक एक समुदाय, छोटा सा ग्रुप। हर जगह समाज होते थे। समाज यानी आज समाज हो गए यानी संगीत की सभा होती, जैसे संगीत सभा कहते हैं, रसिक सभा कहते हैं, उसे ही संस्कृत में समाज कहा जाता था। तो साहित्य का समाज ये जब बात चलती है तो उसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक तो साहित्यकारों की रसिक सहृदय साहित्यकारों की, यानी लिखने वाला और उसको बांटने पढ़ने आनंद लेने वाला सहृदय समाज, उसको भी साहित्य का समाज कह सकते हैं। और साहित्य में इंगित लक्षित अभिव्यंजित प्रतिबिंबित जो व्यापक समाज है, जैसे वो कभी जन कह देंगे, कभी मासस कह देंगे, कभी आम आदमी कह देंगे, कभी खास आदमी कह देंगे, निरर्थक नए शब्द बहुत से चले। तो साहित्य में जो समाज यानी लोग, भारत के लोग, भारत की प्रजाएं, भारत के जन जिस रूप में प्रतिबिंबित होते हैं उसे भी साहित्य का समाज कहेंगे। तो दोनों अर्थों में हम आज चर्चा कर लेंगे। तो ये एक नया अर्थ है, क्योंकि भरत ने नाट्यशास्त्र में जो कहा है वो तो बिल्कुल अलग था, वो बहुत ही व्यापक अर्थ था। नाट्यशास्त्र में भरत ने क्या कहा है, जब नाट्यशास्त्र ब्रह्मा ने दिया तो क्या कहा है, धर्म्यम अर्थ्यम यशस्यम च असोपदेशम ससंग्रहम भविष्यतश्च लोकश्च सर्वकर्मानुदर्शकम सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्यशास्त्रम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम। तो इसको तो पंचम वेद कह दिया, क्योंकि ये धर्म अर्थ यश उपदेश और इतिहास से संपन्न है, लोक के समस्त कर्मों का अनुदर्शक है और होगा। समस्त शास्त्रों के अर्थों से यह संपन्न होगा, समस्त शिल्पों की इसमें अभिव्यक्ति होगी, इसीलिए ये पंचम वेद है। यह भी से इतिहास वेद है, अर्थात इतिहास सहित। वेद जो है वो इतिहास से भिन्न एक अलग आयाम की ज्ञान के बीच हैं, ज्ञान राशि हैं। और ये जो नाट्य शास्त्र है इससे इतिहास वेद है, इसमें इतिहास प्रतिबिंबित होगा। मूल वेद में इतिहास के केवल संकेत भले आ जाते हैं लेकिन विस्तार नहीं है। वेदों में मुख्यतः ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म दर्शन। तो भरत मुनि ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया कि नाट्यशास्त्र में क्या होगा। नाट्यशास्त्र में 108 से 117वें श्लोक तक प्रथम अध्याय में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कुछ धर्म होगा, कुछ क्रीड़ा होगी, कुछ क्षम या शांति के भाव होंगे, कुछ हास्य होंगे, कुछ युद्ध होगा, कुछ श्रृंगार होगा, कहीं कहीं वध के भी प्रयोग होंगे, है ना। धर्म प्रवृत्त सहृदय को धर्म की प्रेरणा प्राप्त होगी, रसिकों को श्रृंगार की प्रेरणा प्राप्त होगी, काम पुरुषार्थ के प्रसंग भी होंगे, दुर्विनीत लोगों को विनयशील बनाने की प्रेरणा होगी, विनयी जनों को आत्म संयम का महत्व प्रतिपादित किया जाएगा, क्लीवों को हंसाकर उनका मन खिलाया जाएगा, ऐसा भरत ने कहा। वीरों में उत्साह का संचार किया जाएगा, जो अधिक बुद्धिमान नहीं है या ज्ञानी नहीं है उन्हें ज्ञान का प्रबोधन किया जाएगा। विद्वानों के लिए वैदुष्य के भरपूर प्रसंग यहाँ होंगे, जो ऐश्वर्य संपन्न है उनके ऐश्वर्य विलास के प्रसंग भी होंगे। दुखी तथा अर्थजनों को चित्त की स्थिरता तथा धैर्य की प्रेरणा होगी, जो धनार्जन में ही अनुरक्त और रत हैं उन्हें अर्थोपार्जन की प्रेरणा भी होगी, जो उद्विग्न चित्त हैं उन्हें धैर्य तथा शांति का उपदेश दिया जाएगा। इस प्रकार यह नाना भावों से संपन्न, नाना दशाओं का निरूपक और लोक वृत्त का अनुकरण करता होगा। उसमें क्या कहा गया, लोक वृत्त, यानी लोक यात्रा निरंतर चल रही है, लोक वृत्त सतत गतिशील है, लोक जो वर्तन कर रहा है जिस प्रकार उसका ही अनुसरण यहाँ होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें उत्तम मध्यम और अधम ये श्रेणी है मनुष्यों की, शील और ज्ञान के स्तर पर उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मनुष्यों के कर्मों का एक संशय होगा। उन्हें यह हितकारक उपदेश देगा, साथ ही उसे सुनने की क्रीड़ा और सुखकारक होंगे। यानी ये नहीं कि गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, बल्कि आपको कांता सम्मित उपदेश, उसी से आया है बाद में शब्द, तो जो आपको अच्छा लगे, तुहल भी रहे, क्रीड़ा भी रहे, उस प्रक्रिया से सुनाएंगे।
और दुखियों से, श्रम से थके लोगों से, शोक दग्धों सभी के लिए ये थकान मिटाने वाला, स्फूर्ति और सुख देने वाला होगा और तपस्वियों को भी इसमें शांति मिलेगी। लोक के लिए इसमें उपदेश भरपूर होगा और सभी प्रकार के ज्ञान, शिल्प, विद्या और कलाएं इसमें प्रदर्शित हो सकेंगे, ये नाट्य शास्त्र में कहा है। इसीलिए इसका अनुकरण विश्व में सभी लोग कर सकेंगे। तो ये तो एक विराट क्षेत्र दे दिया, तो इसमें एक कोई ऐसी रचना नहीं हो सकती, एक कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं हो सकता। तो हजारों प्रकार के कवि होंगे, हजारों रचनाएं होंगी, उनमें अलग अलग इनमें से कोई ना कोई भाव प्रतिबिंबित होगा, है ना। जैसे महाभारत है, तो महाभारत में सब कुछ है, लेकिन संपूर्ण महाभारत को पढ़ने वाले तो शायद कुछ लाख ही होंगे या कुछ हजार ही होंगे, है ना। और महाभारत के किसी न किसी अंश को पढ़ने वाले शायद कई करोड़ लोग होंगे, क्योंकि विशाल है, तो उसका कोई एक अंश किसी को प्रिय है, कोई एक अंश किसी से प्रिय है। और महाभारत की कथा से परिचित लगभग करोड़ों हिंदू हैं। तो स्पष्ट है कि लेखक और पाठक दोनों की प्रतिभा के स्तर के अनुरूप उनकी सीमाएं हैं कि कौन कितना ज्ञान ले सकेगा या दे सकेगा, कितना रस ले सकेगा, दे सकेगा, सबकी सीमाएं। अब मुख्य बात यह है कि अगर समाज ही कसौटी है, अभी आज उसकी चर्चा हो जाए, जो सनातन आधार है वो कितने सार्वभौम हैं, कितने कल्याणकारी हैं, कितने टिकाऊ हैं और उससे कैसे सृजन की और लोक कल्याण की भी दिशाएं स्पष्ट होंगी, पथ प्रशस्त होगा। इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी जिस समाज की बात होती है उसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में 1960 ईस्वी के बाद जो समाज लक्षित या व्यक्त है वो किस प्रकार का है। क्योंकि 1960 तक तो परंपरागत जो काव्य शास्त्र था, साहित्य शास्त्र था, वो चल रहा था। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक जो रस सिद्धांत है वो परंपरागत शास्त्र के अनुसार ही है, साथ ही उसमें नवीनतम जो यूरोपीय प्रणालियों का यहाँ प्रचलन आ रहा था उसका भी उसमें समायोजन और समावेश किया है, लेकिन उसको रसों के और शास्त्र, नाट्य शास्त्र के अनुरूप अलग अलग रसों की मर्यादा में उसको प्रतिपादित कर दिया गया है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो हमारे रस सिद्धांत है वो तो आधारभूत है ना सृष्टिका कि मनुष्य में क्या क्या भाव होते हैं, उन भावों को कितने समूहों में हम निबद्ध कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। क्योंकि एक एक बारीकी तो बाद में आएगी, लेकिन आप उनकी इकाइयां बना सकते हैं। तो उसमें श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन में संपूर्ण इतिहास में, ज्ञात इतिहास में जब से मानव सभ्यता चली, आज भी मनुष्य को सबसे अधिक जो चीज स्पंदित करती है वो तो प्रेम और श्रृंगार ही। आप देखिए कि कोई भी प्रेम प्रसंग जिसके भी जीवन में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा, रसमय हो जाएगा। और प्रेम ही जीवन को रसमय बनाने की, शक्ति देने की, बल देने की, ओज देने की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप इनसे परे योग और अध्यात्म की दुनिया में नहीं चले गए, तो सामान्य लोक जीवन में प्रेम और श्रृंगार, साज सज्जा, रूप, सौंदर्य, है ना, तो ये सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो श्रृंगार रस एक बड़ी श्रेणी हो गई। इसीलिए श्रृंगार को क्या कहा गया है? रस राज, रसों का राजा है श्रृंगार। मनुष्य के जीवन में रस राज है श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार ही मनुष्यों के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। सज्जा, रूप, रंग, सौंदर्य, आकर्षण, फिर प्रेम, प्रणय, उसकी बारीक, उसकी अनंत छवियां, वो जैसी पुलक देता है, जैसा स्पंदित करता है मन को, जैसा परिचालित करता है, प्रेरित करता है, उद्दीपित करता है, वैसा भाव बाकी जीवन में अगर आप देखें तो कुल मिला के उसकी संख्या सबसे अधिक होगी, उसकी अवधि सबसे अधिक होगी, उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसका बल सबसे अधिक होगा। तो एक हो गया श्रृंगार। फिर इसके बाद शौर्य जीवन के लिए आवश्यक है, अन्याय के प्रतिकार के लिए, स्वधर्म के पालन के लिए, शक्ति के विस्तार के लिए, तो वीर रस हो गया, है ना। इसी प्रकार दया, उदारता, करुणा, ये भी है तो करुण रस हो गया, है ना। इसके बाद कभी कभी बहुत प्रचंड क्रोध आता है तो रौद्र रस हो गया। हास्य विनोद भी मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है, स्फूर्ति भी देता है, उल्लास भी देता है, सुख भी देता है, तनावहीनता भी देता है, तो हास्य रस भी हो गया। और फिर शांत रस, कभी जब इन सबसे
सब तरह की वृत्तियों से उपरत होकर किसी समय चित्त एकदम शांत रहना चाहता है तो शांत रहती है। तो श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, करुण, शांत, इन सब रसों को बताया। तो इन रसों की विवेचना की। तो कोई भी रस क्या है, उसका एक भाव होता है, तो इसीलिए स्थायी भाव बताया कि इन रसों के ये इस रस के कौन से भाव स्थायी हैं, फिर कौन से भाव संचारी हैं, कौन से उनके उद्दीपन करते हैं। आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, भाव क्या है, विभाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इन सब के विवेचन हुआ। जो सार्वभौम है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो इंडियन के लिए नहीं है, वो भारतीय के लिए नहीं, वो मनुष्य मात्र के लिए। हमारे यहाँ सभी विद्याएं जो हैं वो मनुष्य मात्र के लिए हैं। वो केवल भारतीय विद्वानों, पुरुषार्थियों, प्रतिभाओं ने किया इस अर्थ में बस वो भारतीय, लेकिन वो है संपूर्ण मानव के लिए। और वो विशाल विराट भी हैं और बहुत सूक्ष्म भी हैं, इसलिए वो सबके लिए सम्यक है। तो मूल तो इसी का विचार, इसमें सब विचार आ जाता है कि किसी भी रचना या किसी भी भाव या कोई भी जो भी आपके भीतर भावना उदित हुई, उसमें स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, यानी जो होता है घटित, यथार्थता है जो घटित होता है उसको पहचानना और उसकी चर्चा करना तो सबसे स्वाभाविक। और फिर जो रसोद्रेक होता है तो उसकी विवेचना और उसकी प्रक्रिया की विवेचना, होता तो ही है, उसकी प्रक्रिया की विवेचना, ये साहित्य का काव्य शास्त्र विनोद हो गया। तो ये तो अत्यंत प्रशस्त, अत्यंत भव्य, अत्यंत स्वाभाविक और सार्वभौम है। उसको तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शासकों ने समाज की सारी शक्ति छीन ली। तो जो लाखों वर्षों से या हजारों वर्षों से रस की बात कर रहे थे, स्थायी भाव की बात कर रहे थे, संचारी भाव की बात कर रहे थे, आलंबन उद्दीपन आदि की बात कर रहे, मनुष्य के जीवन में, लोक जीवन में, जन जीवन में जो सचमुच घटित होता है उसकी बात कर रहे थे, अचानक शासकों और प्रशासकों के संकेत पर उन्होंने वो सब बातें छोड़ दी। उनको छोड़ने को विवश कर दिया गया। जो करते रहे वो तिरस्कृत रहे, उपेक्षित रहे, निचले स्तर पर रहे। पुरस्कृत उनको किया गया जो नए बने शासक और प्रशासक के मतवादों के अनुसार उनकी बोली बोले, उनकी पदावली बोले, उनकी टर्मिनोलॉजी बोले। तो समाजवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म आदि आदि सब आ गया, गांधीवाद, जिसका कोई सींग न पूछ, ये सब बातें चल गई कि आप गांधीवादी हैं कि समाजवादी हैं कि राष्ट्रवादी हैं। ये बताओ कि वो कौन से भावों का संचार करता है, ठीक से करता है कि कमजोर करता है, सशक्त करता है कि शिथिल है ना? और वो किन भावों का विशेष चितेरा है? श्रृंगार का है, शौर्य का है, वीरता का है, भक्ति का है, शांति का है, करुणा का है, जुगुप्सा का है, किस चीज का है? विभत्स है, श्रृंगार, वीर, हास्य, विभत्स, रौद्र, करुण, शांत, इन्हीं सब की बात करेंगे ना। वो नहीं, वो राष्ट्रवाद, समाजवाद। क्यों? क्योंकि जो शासन आया है और जो उसने प्रशासक चुना है, उसने डिपार्टमेंट खोल दिए, शिक्षा और संस्कृति के विभाग खुल गए। शिक्षा और संस्कृति के विभाग के अफसर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का करिकुलम, पाठ्यक्रम बनाने लगे और वो उसमें वही छपला दिए जो यूरोप में चल रहा था। अंग्रेजी में उसको भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर दीजिए, हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, बांग्ला में, मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, कश्मीरी में, पंजाबी में कर दिया। चोरी सबसे सरल है। भारत में अंग्रेजी फैली है आलस्य और नकल और चोरी में, तो उस तरह से फैला दिया। शासक क्योंकि जवाहरलाल था और उसको यूरोप ही उसका महाप्रभु, उसको लगता था कि जीवन और ज्ञान और प्रकाश कहीं है तो यूरोप में है, विशेषकर इंग्लैंड में। और ये अफसर, इनको नौकरी चाहिए थी। राज्य ने अपने सारे हाथ में सारी शक्ति ले ली, जिसको राज्य देगा उसके पास शक्ति होगी, बाकी आप खेती व्यापार आदि करते रहो। वो शासन कभी आपकी खेती छीन लेगा, कभी भूमि हदबंदी कर देगा, कभी संपत्ति हदबंदी कर देगा। तो जो होशियार है उनको समझ में आ गया, अरे भाई इस समय तो राज्य सबसे शक्तिशाली, ये तो भूमि हदबंदी भी कर देता है, ये तो संपत्ति हदबंदी भी कर देता है, ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति छीन लेगा, ये किसी के पास कुछ नहीं है तो दे देगा, किसी के पास बहुत कुछ है तो लूट लेगा। ये जब मानव जीवन सच्चाई पर है, तो जब देखा ओ हो
ये जो नया आया है, जैसे मुसलमान थे चाहे जो लूट लेते थे आधा, तो उनसे डर डर के बहुत से लोग उर्दू फारसी सीखने लगते थे, वही खुश रहे हैं, है ना। पंडित राज जगन्नाथ जैसा संस्कृत का विद्वान भी शाहजहां के दरबार में खुश रहता था कि वो उनको मतलब प्रतिष्ठा भी देते थे, सुंदरी भी देते थे, है ना। सुंदरी पर उनका मन आ गया तो उन्होंने दे दिया। अब कवि महोदय पंडित राज जगन्नाथ प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, दिल्लीश्वर हो वाह, जगदीश्वर हो वाह, आपने तो हमको हमारी चाहिए हुई लड़की भी दे दी, धन भी दे दिया, प्रतिष्ठा भी दे दी, धन्य है दिल्लीश्वर। और मेधा बहुत है, प्रतिभा बहुत है, साहित्य का ज्ञान, शास्त्रों का जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है उसको पढ़कर रट लेना, ये मेधा बहुत है। लेकिन दिल्लीश्वर होगा, जगदीश्वर होगा, ये सब हो गया ना। तो मुसलमानों से भी डर के करते रहे, फिर अंग्रेज आए, बहुत से लोग बढ़ चढ़ के उनकी भाषा, उनकी पदावली, उनकी टर्मिनोलॉजी सीख ली। अब जवाहरलाल नेहरू के शासन में यह हुआ कि अफसर क्या चाहते हैं, नेताजी क्या चाहते हैं, मंत्री जी क्या चाहते हैं, तो लोग वही भाषा सीखने लगे। सोचिए अब ये समय है, अब ये नया जमाना आ गया है, अब छोड़ो। अब श्रृंगार को श्रृंगार मत कहो, कुछ और कहो उसको, है। और वीर को वीरता मत कहो, कहीं देशभक्ति कह दो, कुछ और कह दो। और करुणा जी को चैरिटी, कुछ भी अलग अलग नए शब्द कह दीजिए। हास्य को तो ठीक है, हास्य व्यंग चलता रहा। और ये सब हो गया, उन पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो तो विस्तार से कर आगे चल के बात करेंगे कि कितने स्थायी, कितने सनातन, कितने सार्वभौम निरूपण है, प्रतिपादन है, वर्गीकरण है, कितना इनके पीछे मानव जीवन का कैसा विराट और व्यापक ज्ञान है, उस पर चर्चा करेंगे, कैसे वही टिकेगा आगे भी। लेकिन अभी जो चल गया था विभिन्न वादों के अंतर्गत, तो उसमें 1960 तक तो हिंदी साहित्य में थोड़ी सी छाप रही। डॉक्टर नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने रस सिद्धांत की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। इसके पहले हजारों साल से यही पढ़ाई हिंदी साहित्य में हो रही थी। फिर कम्युनिस्ट आ गए, दूसरे लोग आ गए और उन्होंने वो सब बंद कर दिया। अच्छा, बंद तो कर दिया, तो जो नए विचार फैलाए वो क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज कर लें, बाकी विस्तार से चलते रहेंगे। तो हिंदी साहित्य में 1960 के बाद साहित्य जिस प्रकार के समाज को लक्षित या व्यंजित करने लगा, व्यक्त करने लगा, उनको पढ़िए आप तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है। तो अधिकांश हिंदी कहानियां और उपन्यास आदि पढ़कर आपको लगेगा कि भारतीय समाज संसार का सबसे दीनहीन, दरिद्र, दुखी समाज है। इसको संपन्न बनाना है तो कम्युनिस्ट क्रांति लाओ। कम्युनिस्टों से प्रेरित किन्हीं नेताओं और गुटों के नेतृत्व में कोई एक महाभयंकर क्रांति ले आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस क्रांति बस वही होना ही चाहती है, और क्रांति हमको करना है। सारा साहित्य इसमें लिखा जाने लगा, क्रांति करो, क्रांति जनता, क्रांति। ये क्रांतिकारिता का बुखार आ गया। इसमें था क्या, इसके लिखने से नेता प्रसन्न होते थे, अफसर प्रसन्न होते थे, तो आपको पुरस्कार मिलता था। आपकी रचना अब सेठ तो नहीं छाप रहे थे, अब छाप रहे थे नेता और मंत्री जी और विभाग। विभाग तो वस्तुतः अफसर चलाते हैं, तो अफसर जो है उन्होंने तरह तरह के पारितोषिक, पुरस्कार, प्रकाशन की योजनाएं रख दी। उनको प्रसन्न करना है तो आपको क्रांतिकारी बनना होगा, तो क्रांतिवादी बन गए सब। तो क्रांतिवादी बनना है तो आपको बताना होगा कि ये संसार का सबसे अभागा, गया गुजरा, दीनहीन, दुखी, दरिद्र समाज है। अरे साहब, क्या समाज है। और समाज यानी जिन समाजों में 100 साल पहले तक कंगाली, भुखमरी, दरिद्रता, महामारी, गंदगी भरा पड़ा था, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, पशुता, बर्बरता, नीचता, क्रूरता, भेदभाव, भयंकर भेदभाव, उसको भुला दिया। नहीं नहीं, भारत में सबसे अधिक सारा भेदभाव। तो क्यों? क्योंकि अफसर खुश होंगे, कोई इनाम दे देंगे, रत्न छाप देंगे, नेताजी खुश होंगे। तो ये हुआ। इसके साथ ही विलाप बहुत चला, साठोत्तरी जिसे कहेंगे हम। साठोत्तरी हिंदी साहित्य का बहुलांश पढ़कर लगता है कि साहब बहुत इतना, जबकि यूरोप वालों ने तो जाति के आधार पर नेशन स्टेट ही बना ली। और आपको पता है सब, अभी जो भारत बचा है वो भारत भी संपूर्ण यूरोप के बराबर है, रूस वाला हिस्सा छोड़ते हैं तो। इतना बड़ा भारत है और
जब यूरोप के बराबर भारत है तो वहां जाति के आधार पर नेशन स्टेट बने हैं, तो फिर भारत में तो उतनी जितनी जातियां, बड़ी बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण राज्य हो जाएगा, एक ब्राह्मणों का है, एक क्षत्रियों का है, कुछ वैश्यों के, वैश्य सबसे बड़ी जाति समूह में, तो वैश्यों के 10-12 राष्ट्र हो जाएंगे, और शूद्रों की उनका भी 14% है, तो 14% का अर्थ है कि सप्तमांश 14×7=98, 7वां हिस्सा शूद्रों का या अनुसूचित जाति का हो जाएगा, और 8% के करीब यानी 12वां हिस्सा वनवासियों का हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का। फिर वो आपस में मरेंगे, लड़ेंगे, कैसे मारकाट करेंगे, गोंड, संथाल, बैगा, कोल, ये सब आपस में कैसे उरांव, है ना, खैरवार, नगा, मिजो, मैती, सब कैसे लड़े वो देखी जाएगी, लेकिन 7 पॉइंट का बना देंगे। उसके बाद उसके उनको क्रिश्चियन बनाएंगे, वो सब एक अलग विस्तार की बात है। तो एक ये हो गया कि संसार के बातें सदा अंग्रेजी और विश्व की, अंग्रेजी के मुहावरे, अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी की किताबों का अनुवाद, अंग्रेजी की शिक्षा, अंग्रेजी के पुस्तकों को ही भारतीय भाषाओं में अनुदित करके उन्हीं की नकल में कविता कहानी लिखना, लेकिन निंदा भारत की करना। अंग्रेजी के सत्य को जानना ही नहीं, भारत यूरोप के सत्य को जानना ही नहीं। वहां जाति के आधार पर नेशन स्टेट बने हैं, आज तक हिंदी साहित्य में कोई चर्चा नहीं करता। फ्रांस क्या है, गाल लोगों का शासन है। स्लाव क्या है, स्लाव एक जाति है, उनके यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि 2-3 नेशन स्टेट बन गए। जर्मन क्या है, हूण है, हूण जाति का एक राष्ट्र है। इंग्लैंड क्या है, एंग्लो सेक्शन जाति का नेशन। ये नहीं भूल गए, नहीं, ये तो सब भारत की बात इधर करते रहे, क्योंकि ये तो हजारों साल से अखंडित एकीकृत राष्ट्र है, तो बात उसकी करते रहे। लेकिन नेताओं और अफसरों सबने प्रेरणा ये दी कि हर जाति ये सोचे कि बस हमारा सारे देश में चले, बाकी सब हमारे अधीन रहे। ये प्रयास हो गया। तो भारत एक चाहिए इसके लिए कि हम इकट्ठा ले लें, जैसे क्रिश्चियन चाहते थे कि भारत एक रहे, जिससे सब जगह क्रिश्चियनिटी फैल जाए। मुसलमानों ने भी कोशिश की थी, पर वो तो बुरी तरह मारे गए, और हिंदुओं की मदद के बिना तो मुसलमानों को एक रत्ती भूमि नहीं मिली। हिंदुओं की कृपा से ही अलग अलग इलाके में कुछ मुसलमान जागीरदार हुए, हिंदू सहयोगी। तो अब ये जो है भाषा तो ये चली कि अपनी अपनी जाति या अपने संप्रदाय या अपने मतवाद या अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार सारे इतने विशाल यूरोप के बराबर देश में, यूरोप में एक पार्टी नहीं है, यूरोप में एक शासन नहीं है, अलग अलग नेशन स्टेट बने हैं। भारत बढ़िया मिला है, ये सबसे बढ़िया शिकार का है, इसमें सब में मेरी जाति और मेरी आइडियोलॉजी, मेरे मतवाद का शासन है। तो इसके लिए जरूरी था कि यहाँ की हर बात को, जातियों को लेकर घृणा और बैर की बात खूब बढ़ाओ। ये पता ही नहीं है कि यूरोप में कितना भयंकर जातिगत भेदभाव है, अलग अलग जातियों ने नेशन स्टेट बना लिए हैं, अलग अलग क्रिश्चियन सेक्ट दूसरे को मार डालता है, आग लगा देता है, बस्ती जला देता है, लूट लेता है, भयंकर भयंकर है। कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है बस। तो भारत के बारे में बताना कि यहाँ बहुत जातिगत भेदभाव है, घृणा है, नीचता है, बड़ा अपमान है, काल्पनिक ओरल हिस्ट्री चला दी। ओरल हिस्ट्री में वो अपने मन से कह रहे हैं मेरे साथ बड़ा ये अपमान हुआ, क्यों? ठीक कहानी है, सत्य अलग है। 18वीं शताब्दी ईस्वी, 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ के शिक्षा संबंधी आंकड़े स्वयं अंग्रेजों ने दिए हैं, वो अलग है कि हर गांव में एक पाठशाला थी, हर गांव में हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे, सब रिकॉर्ड है। लेकिन बताना यह है कि ये तो क्या समाज है, विलाप। हाय हाय, यहाँ तो बड़ा जातिवाद है, हाय हाय, यहाँ तो बड़ा घृणा, बैर विरोध है, भेदभाव है, छल है, वंचना है, धोखा है, कपट है, बर्बरता है, अमानवीयता है। भारतीय समाज ऐसा ही है, इसको बदल डालो। बदल डालो माने इंग्लैंड बना दो, जर्मनी बना दो, फ्रांस बना दो, नहीं तो मुसलमान बना दो। मानवता, प्रेम, करुणा, दान, दया, सेवा, भाईचारा, सब में एक ही चैतन्य सत्ता का अंश देखना, अनीति अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होना, जो भारत का इतिहास है, विराट इतिहास, साक्षी है इतिहास, विशाल इतिहास, अद्भुत, राजाओं की पीढ़ियां की पीढ़ियां इसी में लग गई, उसको छिपा देना, है ना। जो भारतीय मनुष्यों का वास्तविक स्वभाव है उसको बताना कि ये इनका स्वभाव नहीं है, और जो अनेक प्रभावों से और अपने मनुष्य के भीतर भी आ जाती है परिस्थितिगत संकीर्णता, उसी को उछालना, तो विलापवादी साहित्य हो गया।
फिर 2010 तक तो भारतीय दशा पर मुख्यतः विलाप का ही साहित्य रचा जाता रहा, विलाप। अच्छा, फिर अचानक क्या हुआ कि जब से समाजवाद रूपी पाप से, लिखित रूप में तो संविधान में समाजवाद बना रहा, जो कि बहुत ही पाप है। समाजवादी शब्द संविधान में लाना, भारत के राज्य को समाजवादी कहना महापाप है और लोकतंत्र का नाश है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। लेकिन पता नहीं क्या पाखंड है कि अभी भी वो कागज में बना रहने दिया गया। लेकिन स्वयं राजीव गांधी ने और बाद में नरसिंह राव ने व्यवहार में राज्य की संरचना में समाजवाद को सिकोड़ दिया। बहुत कम बचा, उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम से, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम से खुलापन आया। जो खुलापन आया उससे समाज में बहुत जल्दी फिर धन आने लगा। जब धन आने लगा तो हिंदी क्षेत्र में भी धन आया। एक अंश में, समाज के एक अंश में धन की वृद्धि हुई, उपभोग की वृद्धि हुई। तो फिर बताया जाने लगा कि बहुत उपभोगवाद आ रहा है, उपभोगवाद आ रहा है, बाजारवाद आ रहा है। पागलों सा प्रोग्राम। संसार में बाजार होना तो उन्नति का लक्षण है, और ऐसा कोई बड़ा समाज है जहां बाजार नहीं। और उपभोग तो मानव जीवन का लक्ष्य ही है। मर्यादित उपभोग रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, विकृत उपभोग रहेगा तो रोगी हो जाएंगे। पर उपभोग रहित तो मानव जीवन तो कैसा हो जाएगा? शव हो जाएगा। उपभोग तो हर एक योगी भी उपभोग कर रहा है। वो जो ज्ञान ज्ञान का संग्रह कर रहा है, ज्ञान की साधना कर रहा है, तो आत्म तत्व को जान रहा है, तो वो अध्यात्म का एक दिव्य उपभोग कर रहा है। उपभोग तो सभी करते हैं। उपभोग के बिना तो मानव जीवन में और प्राणी जीवन में और जगत में उपभोग रहित जीवन तो क्या है? जीवनहीनता है। लेकिन उपभोगवाद, बाजारवाद, निरर्थक शब्द बोल। इसके बाद एक और चीज आती है कि अगर आप 1960 के बाद देखें तो पता चलेगा, पहले निराला, महाप्राण निराला, दरिद्रता में रहे, अभाव में रहे, दुख में रहे, क्या प्रतिभा है, क्या रचना है, और समाज में उनकी क्या स्वीकृति है। मैं तो 15-16 साल का ही था 1960 तक, लेकिन इतना नाम सुन रखा था कि प्रयागराज जाना हुआ तो दर्शन किए। निराला जी को देखना पड़ेगा, निराला जी को देखे बिना जीवन का अर्थ ही नहीं है। देखने गए उस समय वो लगभग कुछ थोड़ी असामान्य व्यक्तित्व की दशा थी। लुंगी लपेट के, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के, लाठी लिए चलते थे, लेकिन उनको देख के लगा वाह, जीवन धन्य हो गया। तो निराला प्रसाद को तो हमने देखा ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको पढ़ के, उनकी रचनाएं पढ़ के, इनमें से किसी के पास सत्ता का कोई पद नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी। महादेवी जी भी एक अध्यापिका ही थी, प्राचार्य थी कन्या कॉलेज की। कैसी सादगी से, तपस्विनी से रहती थी, लेकिन क्या उनकी रचनाएं। तो इस तरह से जिसमें काव्य शक्ति है, अद्भुत उपमाएं हैं, प्रतीक हैं, बिंब है, शब्द संपदा है, अर्थ संपदा है, सब तरह से ज्ञान का वैभव है, काव्य का, रस का, रचना का वैभव है, उनके प्रति सब लोग उनका सम्मान करते थे। पद उनके पास, किसी किसी के पास धीरे धीरे आया था। 1960 के बाद हिंदी साहित्य को आप देखिए तो प्रमुख लेखक, यानी उसके पहले प्रमुख लेखक वह जो प्रतिभाशाली हैं, पुरुषार्थी हैं, अद्भुत प्रतिभा है। जीवन में उनके कई बार आर्थिक अभाव है, कष्ट है, लेकिन वो सबसे मान्य है। 1960 के बाद प्रमुख लेखक साहित्यकार वही हैं, वे भी प्रतिभाशाली हैं, पर वो जो केंद्र शासन या प्रदेश की सरकारों से या शासन से वित्त पोषित संस्थाओं से, अनुदान प्राप्त किन्हीं संस्थाओं से सम्मानित हैं, उनको ही जानते हैं। उनसे बाहर आपको पता ही नहीं चले, कोई मर जाए लिख लिख के, बड़ी श्रेष्ठ रचना लिखेगा, उसको एक तो प्रकाशक नहीं मिलेंगे। प्रकाशकों का अपना एक जगत हो गया है। प्रकाशक कहेगा भाई साहब आपको, बहन जी आपको हम क्यों छापे, बड़ा मुश्किल है, पैसे दे दीजिए तो छाप देंगे। महाजन लोग सोचे अब तो सरकार संरक्षण दे रही है, और जो वैसे थे उन्होंने कुछ संस्थाएं बना ली, तो वो अपने हिसाब से संरक्षण देने लगे कि हमारे काम का है कि नहीं, लेखक या मेरी सहकारिता करता है कि नहीं। नतीजा ये है कि हम उन्हीं लेखकों या कवियों को हिंदी साहित्य में जान सकते हैं जिनको या तो केंद्र शासन ने या राज्य शासन ने या दोनों ने या शासन से वित्त पोषित संस्थानों ने या कोई अनुदान प्राप्त संस्थाओं ने इनका परिचय कराया। कोई प्रतिभाशाली स्वयं अपने बल पर रचना लिखे, कितनी भी श्रेष्ठ रचना लिखे, उसे प्रकाशक नहीं मिलेंगे, प्रकाशक पैसा मांगेंगे, प्रकाशक मिल गए तो
100-200 कॉपी छापेंगे, कोई उसकी चर्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब इनके अपने गुट हैं। कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई विभाग में है, हिंदी विभाग में, कोई अन्य विभागों में है, फिर केंद्र सरकार की सेवा में है, राज्य सरकार की सेवा में है, तरह तरह की संस्थाएं हैं, परिषदें हैं साहित्य की, उनको शासकीय अनुदान भी मिलने लगा, तो उनको चलाने वाले भी कुछ खास लोग ही हैं, तो बस आप उन्हीं को जान सकते हैं। तो साहित्य की विभूतियां वही हैं जो किसी न किसी रूप से सीधे शासन का अंग है या शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, समाज से कोई खास लेना देना नहीं। इसके साथ ही नौकरियां भी खूब मिलने लगी सरकारी संस्थानों में, और सम्मान राशियां भी मिलने लगी। तो उन्हीं साहित्यकारों को हम जानते हैं जिनको कोई सम्मान मिलेगा, अमुक सम्मान, एक से एक सैकड़ों सम्मान चल गए हिंदी क्षेत्र में। तो नेताओं, दलों और सरकारों के संरक्षण से ही ये सब सम्मान मिलते हैं। और सारे सम्मान पाने वाले लेखक और कवि नेताओं से आपको नाराज मिलेंगे सबसे ज्यादा, फिर कहीं ब्यूरोक्रेसी से भी नाराज मिलेंगे, सरकारों से भी नाराज हैं, क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं। नेताओं, दलों, सरकारों, प्रशासन सबसे नाराज हैं, क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं, सबकी कृपा पात्र हैं, इनाम पा रहे हैं, पुरस्कार पा रहे हैं, सामने कोर्निश कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सब कर रहे हैं। और लेखन में क्रोध, शासन के प्रति क्रोध, प्रशासन के प्रति क्रोध, समाज के प्रति क्रोध। तो ये श्रृंगार नहीं, रौद्र रस या बीभत्स रस, ये प्रधान रस हो गया। और श्रृंगार के नाम पे सेक्स शब्द आ गया। सेक्स शब्द तो भारत के साहित्य में कहीं था ही नहीं। तो कामुकता, तो अब साहित्य में हो गई कामुकता, कामचेष्टा और जुगुप्सा, घृणा फैलाना, रौद्र रस, बीभत्स रस। थोड़ा बहुत अगर मानवीय बचा तो हास्य या व्यंग रस बचा, बाकी सब तो अमानवीय से हो गए। मानवीयता या क्षुद्र, हाँ, मानव को पतित करने वाले विचार साहित्य में बहुत आ गए। वो जिनके वैसे नहीं भी थे तो वो शासन की कृपा से अगर हैं। तो यही पता नहीं चलता कि लेखक जो है किस बात से नाराज हैं। एक गाना है, किस बात से नाराज हो, किस बात का है गम। वो है तो प्रणय का गाना, लेकिन लेखकों के संदर्भ में भी आ गया कि पता नहीं किस बात से नाराज हैं, किस बात का गम। तो ये हिंदी साहित्य में हो गया। इन लोगों का क्षोभ, क्रोध, रोष, आवेश, आक्रोश, ये क्या समाज में व्याप्त गरीबी, पीड़ा, दुख, विषाद आदि को लेकर है? दिखाएंगे तो यही। परंतु प्रायः इनके जीवन में गरीबों का, दुखियों का, पीड़ितों का कोई सहभाग नहीं होता, कोई आत्मीयता उनकी नहीं दिखती, भाईचारा नहीं दिखता, प्रेम से मिल बांट कर रहना सहना नहीं दिखता, अपना एक अलग ही मंडली, खान पान, रहन सहन का तरीका, शाम होते ही बैग लेकर बैठ गए आदि आदि, या क्लब में गए, या कोई सरकारी संस्थान है उनके संस्थान है, बहुत सी होटलें भी चल गई सरकार के अधीन, सरकारी खर्चे पर वहीं जाना, खाना पीना, ये सब चल गया है। तो पता ही नहीं चलता कि इनको क्रोध, क्षोभ है किस बात पर। आप तो शासन की कृपा से इतना सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जितनी आपकी प्रतिभा है, जितना आपका भाग्य है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, आप दुखी क्यों हैं? पता ठीक ठीक नहीं चलता। और हिंदी साहित्य का बहुलांश ऐसा हो गया कि जिसको पढ़कर लगता है कि 1000, 2000, 4000 लोगों का एक खाता पीता पाठक वर्ग अगर हो गया तो वही इनका पाठक है। और उस पाठक को कोई लत लग गई है कि वो समाज में दैन्य पढ़े, दुख पढ़े, विपदा पढ़े, इससे उसको बड़ा मजा आता है। वो मध्य वर्ग भी उस दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता, अपने जीवन में उसके गरीबों के प्रति कोई विशेष करुणा नहीं, दान नहीं, दया नहीं, तपन, बातें करेगा, बड़ा दुख है, बहुत अन्याय है, पीड़ा है। तो ये जो है एक ऐसा मध्य वर्ग, और हर लेखक के समर्थक इस मध्य वर्ग के ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000, किसी किसी के तो 25, 50 या 100 होते हैं। 50 से लेके 2000, 4000 तक पाठकों का मध्यवर्गीय खाता पीता वर्ग का पाठक, जो समाज में पढ़ना चाहता है कि बड़ा दैन्य है, बड़ी विपदा है, बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है, बर्बरता है, कठोरता है, अन्याय है, घृणा करो, विरोध करो, ये सब पढ़ता है, जीवन में कुछ नहीं करता। बहुत हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को वोट दे दी, ये है ना। और इसी सब दुख, दारिद्र,
घृणा आदि के वर्णन के बीच सेक्सुअल काम विकृति संबंधी वर्णन पड़ता है। इसमें बड़ा मजा आता है। ऐसा पाठकों का एक वर्ग तैयार चल हो गया। रति विशेष का अनुभव, विशेष ढंग की रति का अनुभव करने वाला पाठकों का वर्ग अब वो हिंदी साहित्य का समाज है। बाकी समाज से तो कोई हिंदी साहित्य का लेना देना नहीं दिखता। तो इसके कारण उनकी पदावलियां भी विचित्र हैं। हिंदी साहित्य की समीक्षा और विमर्श में भारतीय वाक परंपरा, साहित्य परंपरा और सौंदर्य बोध, रसबोध की परंपरा की पदावलियां गायब हो गईं। इनसे सर्वथा असंपृक्त कतिपय विचित्र पदावलियों का प्रयोग मिलता है, जो विश्व में कहीं भी नहीं। उदाहरणतः रियलिज्म, अंग्रेजी का शब्द है रियलिज्म। हम इनके एक एक लेंगे, आपको कितना गलत उसका रियलिज्म का अर्थ चला दिया यथार्थवाद, प्रोग्रेसिव के लिए कह दिया प्रगतिशील, लेफ्ट और कम्युनिस्टों के लिए कह दिया वाम। ये सारे गलत हैं, इनका मूल अर्थ कुछ और होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही नहीं है, आपने एक झूठी नकली अनुवादी पदावली विकसित कर ली और यूरोप के विषय में आपको कुछ भी नहीं पता है। जबकि रियलिज्म जो है वो भी कला का ही एक रूप है, बाकायदे अंग्रेजी में ढेरों लिखा है। रियलिज्म क्या है? वो भी एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ तो सोचते हैं कला अलग है, कलावाद अलग है, रूपवाद अलग है, यथार्थवाद अलग है। मतलब मूर्ख और अज्ञानी ये सब रियलिज्म है। हम तो रियलिस्ट हैं, तुम तो कलावादी हो, आपस में मतलब जैसे कमजोर बुद्धि, मंद बुद्धि और नशा पानी शराब आज में डूबे हुए कमजोर स्नायविक दुर्बलता से ग्रस्त लोग, थोड़ा लिखने की प्रतिभा है भगवान की कृपा से तो लिख रहे हैं और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तू कलावादी है, मैं यथार्थवादी हूँ, ये सब चल रहा है। तो इस तरह अंग्रेजी से भी बस केवल शब्द ले लिए हैं, क्योंकि अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव तो सबके सब चर्च और ईसाई तंत्र के घोर विरोधी हैं। अंग्रेजी में जो भी प्रोग्रेसिव है, चाहे मार्क्स हो चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियनिटी का, चर्च का, चर्चतंत्र का प्रचंड विरोधी। भारत का प्रोग्रेसिव चर्च का प्रशंसक होगा, बल्कि सेवक होगा, पादरियों से खूब मिलेगा जुलेगा। तो स्पष्ट है कि इनका कोई लेना देना नहीं है उस शब्द से भी, उसकी भावना से भी। इसके बाद वहां चल गया, तब एग्जिस्टेंशियलिज्म आया तो यहाँ अस्तित्ववाद चला दिया। फिर वहां डिकंस्ट्रक्शन थियरी आई। सब इन पर एक एक करके चर्चा आगे करेंगे। तो उसमें कह दिया कि उसको कह दिया कि ये विखंडनवाद है, लेकिन इनको पता ही नहीं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का उद्देश्य क्या है, किस तरह क्रिश्चियनिटी की सेवा में एग्जिस्टेंशियलिज्म है, किस तरह क्रिश्चियनिटी की सर्विस के लिए ये डिकंस्ट्रक्शन थियरी आई है, कुछ पता नहीं। तो विचित्र बातें हैं। आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों से उपजी चेतना से ईसाइयत की रक्षा के लिए ये सारे मतवाद यूरोप में बने, ये कुछ पता नहीं। तो बात मैं भारतीय अभारतीय की नहीं कर रहा हूं, ज्ञान और अज्ञान की। तो हिंदी साहित्य में 1960 के बाद अज्ञान, नासमझी, जबरदस्त अज्ञान और अज्ञानता से भरी पदावली चली है। प्रतिभा और प्रतिभा शून्यता की बात हम कर रहे हैं। ये तो प्रतिभा शून्य लोग ही इतने अज्ञानी होकर इतने दर्पित हो सकते हैं। तो भारत में ऐसे उदाहरण भी हैं जो विदेश से ही प्रेरित हैं, लेकिन प्रतिभा अगर है तो बड़ी चीज कह देते हैं। जैसे अज्ञेय हैं, अज्ञेय विदेश से प्रेरित थे, मानवेंद्रनाथ राय के मतवाद के समर्थक थे। बीच में अस्तित्ववाद पर भी उन्होंने अपने अपने अजनबी जैसा उपन्यास लिख के हाथ आजमाया, लेकिन प्रतिभा के कारण शीघ्र ही वो स्वदेशी चेतना से जुड़ गए। उनके निबंध और बाद के वक्तव्य पूरी तरह स्वदेशी चेतना से संपन्न। इसी तरह रामविलास शर्मा पूरी तरह विदेशी रंग में रंगे, बहुत ही स्टालिनिस्ट, कम्युनिस्ट, भयंकर, अमानवीय, लेकिन बाद में प्रतिभा थी। पहले तो उनका यह हाल था कि उन्होंने जब अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं आई तो उन्होंने बाकायदे वक्तव्य जारी किया और उन लोगों को चिट्ठी भी लिखी कि भारत में भी आओ और कम्युनिस्टों के सहयोग से यहाँ भी क्रांति कर दो। सोवियत सेना भारत में आए जैसे अफगानिस्तान में आई है और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और हम सब लेखक उनका सहयोग करेंगे, क्रांति कर दो। राहुल शंकरटैन ने लिखा कि चीनी सेना अगर आएगी तो हम फूल माला लेकर स्वागत करेंगे, और मैं तो रोज स्वप्न देखता हूँ कि ऐसे चीन में विमान उठ रहे हैं, उसमें हमारे लाल भाई कह रहे हैं कि हम आ गए हैं आपके उद्धार के लिए, तो मैं बहुत पुलकित हूँ। और उधर ये भी लिख दिया कि मैं पक्का ब्राह्मण हूँ और सरयू पारीण हूँ और पंथी पावन ब्राह्मण हूँ। तो विचित्र बात है। लेकिन ये भी है कि प्रतिभा थी, जितनी आंशिक प्रतिभा थी तो राहुल शंकरटैन भाषा के प्रश्न पर लड़ गए और रामविलास शर्मा आर्य आक्रमण सिद्धांत की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी भाषा विज्ञान के आधार पर। तो प्रतिभा मुख्य है, जिसमें प्रतिभा है वो
विदेशी पदावली को कुछ दिन अपनाएगा भी, तो अगर उसकी गहराई तक जाएगा तो स्वदेशी में आ जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है, अपने परिवेश से जुड़ेगा ही। लेकिन अगर प्रतिभा नहीं है तो भगवान सिंह हैं आजकल बहुत से हिंदुत्ववादियों के बड़े प्रिय हैं। उन्होंने ये सिद्धांत चला दिया कि क्षत्रिय सब जनप्रतिनिधि होते हैं, जनसेवक होते हैं, ब्राह्मण सब जन के शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, समाज को दबाते हैं, बड़े घमंडी होते हैं। तो ये भगवान सिंह क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों को ही महिमा मंडित करती है। बाकी हिंदू समाज, भारतीय समाज के प्रति तिरस्कार और ब्राह्मणों के प्रति घृणा जगा रहे हैं, चल रहा है ना। तो मुख्य बात यह है कि इतना अज्ञान है। कनिंघम है, कनिंघम ने स्वयं 19वीं शताब्दी का भारत का इतिहास लिखा और उसमें अपने पुस्तक में दिखाया कि 19वीं शताब्दी में भी गजनी और घूर या गोद जो है वो भारत का हिस्सा थी। भारत के उत्तरापथ की जागीरें लिखा है उसने, कनिंघम में। 1947 के बाद उनको विदेश बताकर कहने लगे कि ये विदेशी आक्रमण, यानी 19वीं शताब्दी ईस्वी में और 20वीं शताब्दी ईस्वी में कनिंघम आदि उनको भारतीय बता रहे हैं, गजनी और घूर को। पुस्तक छपी है, हम आपको दिखा देंगे, हमारे पास भी है, पढ़ना हम बता दें। और अंग्रेजों के जो निकृष्ट किस्म के चेले भारत में शासन में आए और कम्युनिस्ट लोगों को संरक्षण दिया, तो वो कहने लगे विदेशी आक्रमण। फिर वो हिंदुत्ववादी भी वही अज्ञान और मूर्खता में, भाई जब गजनी और गोद भारत का अंग है तो विदेशी कहाँ से हुए? विधर्मी, पापी, अत्याचारी तो कह सकते हो, विदेशी कहते हैं। तो ये सब है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो समाज है वो 1960 ईस्वी के बाद पूरी तरह बदल गया है और मनोजगत में जीता है, काल्पनिक, न तो संसार का ठीक ज्ञान है, न जिन पदों का। तुलसीदास ने कहा था, कभी ही एक आखर बल सांचा, पर इसको आखर का बल शब्द बल नहीं है, शब्दों का मनमाना प्रयोग करता है। इस पर थोड़ा और प्रकाश अगले व्याख्यान में डालेंगे विस्तार से, और फिर उसके बाद जो भारत की मूलभूत पदावली और परंपराएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहले इनको बताना आवश्यक है कि ये कैसे छा गए हैं भारत में। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।